हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। इससे प्रीवियस हम लोगों ने यूनिट 1 यूनिट 2 स्टडी की थी, जिसमें हमने स्टडी किया था सिंक्रोनस अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर। नाउ अब हम लोग स्टडी करेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर। हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर जो है मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंडक्शन मशीन है। It is used for as an industrial drive because it is very cheap, robust, efficient and reliable. Now come to the working principle. अगर हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करते हैं तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। वहाँ हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन में बताया था एक फ्लक्स है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है बट वो कंटिन्यूसली रोटेटिंग इन नेचर है। अब यहाँ हम पूरा डिटेल स्टडी करेंगे और देखेंगे कैसे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और कैसे वो रोटेटिंग इन नेचर है। तो आते हैं हम सबसे फर्स्ट RMF, शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। डेफिनेशन है it can be defined as the field or flux having constant amplitude but whose axis is continuously rotating in a plane with certain speed। ठीक, अब इन केस ऑफ सिंक्रोनस नहीं, इंडक्शन पढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन such a RMS is produced by supporting current to a set of stationary winding with the help of 3 फेज़ AC supply। मतलब ऑब्वियस ही बात है कि हमारे पास जो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, एक आपके कंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ। छोटा सा मेरा कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस वन, आपके पास स्टेटर है और रोटर है। तो मैंने 6 पोल मशीन कंसीडर की है और किस तरीके से उसमें वाइंडिंग की है। IB करंट फ्लो हो रहा है, IC करंट फ्लो हो रहा है और IA 3 करंट है। एक जहाँ पर तीनों मैच कर रहे हैं वो आपका न्यूट्रल पॉइंट। तो एक सिंपल सा डायग्राम है, जब आप इसमें करंट फ्लो कराते हो तब आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ये रहा आपका प्रोडक्शन। अब इन केस ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर सच RMF इज प्रोड्यूस्ड बाय सप्लाइंग करंट टू द सेट ऑफ स्टेशनरी वाइंडिंग। यही आपकी स्टेशनरी वाइंडिंग हो गई। अब आप प्रोडक्शन पे आ गए, तो हमने क्या किया, हमने 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ली, A डैश, B डैश, C डैश। अब इन तीनों आइडेंटिकल कॉइल्स में, कॉइल मतलब फेज़ ही होता है, फेज़ A, फेज़ B, फेज़ C या फिर फेज़ R, Y, B, जो भी आप नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है R/V। इन तीनों फेज़ में आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। लेट्स से फाई R, फाई Y, फाई B। ठीक, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, फाई R इज इक्वल टू फाई M टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा 2 बिकॉज दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। फाई Y, फाई M टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा T माइनस 120 डिग्री। फाई B क्या होगी आपकी, फाई M टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा T माइनस 240 डिग्री या फिर प्लस 120 डिग्री। तो ये तीनों ही जो आपके फ्लक्स हैं वो स्पेस में, अगर उनकी फेज़र डायग्राम की बात करें तो 120 डिग्री अपार्ट है। 3 फेज़ के लिए हमें फेज़र डायग्राम पता है तीनों फेज़ का, तो वो मैंने ड्रॉ कर रखा है फाई R, फाई Y, फाई B के लिए। नाउ अब इसी के रिगार्डिंग हमने अपनी वेव फॉर्म्स ड्रॉ कर ली हैं। अब आपके पास वेव फॉर्म ड्रॉ की, हम तीनों फेज़ के लिए वेव फॉर्म ड्रॉ की हैं। तो फाई M हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई और हमने एक फेज़ सीक्वेंस ले लिया कि R की हमें पहले मैक्सिमम वैल्यू मिली है, देन Y की मिली है, देन B। दिस इज़ कॉल्ड फेज़ सीक्वेंस R, Y, B। तो अब ये 3 फ्लक्स हमको मिल रहे हैं, तो अगर हमें रिजल्टेंट फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, फाई T इज़ इक्वल टू फाई R प्लस फाई Y प्लस फाई B। चूँकि ये फेज़र हैं तो हम सबका निकालेंगे फेज़र सम। ठीक, तो फेज़र सम निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ एज्यूम किया, जो हमारा ओमेगा T है, ठीक, उसको हमने रिप्लेस किया बाय थीटा।
रेंजेस फ्रॉम 0 से 360, ऑब्वियसली बात है 0 से 360 के बीच में ही रेंज कर रहा होगा, ठीक। और डिफरेंट केसेस में हमने स्टडी करना चालू किया। ओमेगा टी हम याद रखिए हमने रिप्लेस कर लिया है केस फर्स्ट। अब हमने केस फर्स्ट लिया जब हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री, थीटा क्या है हमारा 0 डिग्री। तो हमारी जो इक्वेशन है कौन सी थी प्रीवियस वाली 1 2 3, हमने थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी, मतलब ओमेगा टी को रिप्लेस किया 0 से। तो फाई आर जो है उसकी वैल्यू क्या आई, फाई एम टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 0, मतलब 0 डिग्री। देन फाई वाई जो हमारा फेज़र था फ्लक्स का, फाई एम टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। तो ओमेगा टी 0 हो गया तो कितना बचा माइनस 120 डिग्री, जिसकी वैल्यू क्या है माइनस 0.88 फाई एम। सिमिलरली हमने फाई बी कैलकुलेट किया, यहाँ मिला आपको फाई एम टाइम्स ऑफ साइन ऑफ माइनस 240 डिग्री। इस केस में मिला हमें प्लस 0.866 फाई एम। अब इन तीन फेज़र के लिए हमने फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया। फेज़र डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फेज़र डायग्राम समझ में आ गया तो हमें रोटेशन समझ में आ जाएगा। तो फेज़र डायग्राम्स, आप फेज़र डायग्राम की तरफ देखिए जहाँ पर हमारा थीटा 0 है। हमने क्या किया कि हमारा वही तीन फेज़र थे हमारे फाई आर, फाई वाई, फाई वी। तो जो फाई आर फेज़र है वो तो 0 हो गया, तो मैंने उसको नहीं दिखाया है, मैंने उसको इस पिक्चर में नहीं दिखाया है। देन आपका फाई वाई, तो फाई वाई जो था फाई आर से 120 डिग्री पे था, लेकिन चूंकि निगेटिव है तो मैंने उसके जस्ट अपोजिट बनाया। देखिए वाई इज इक्वल टू निगेटिव साइन सिर्फ आपका डायरेक्शन बताता है, तो मैंने दूसरी साइड माइनस 0.866 फाई एम लिख दिया। अब आते हैं फाई बी। फाई बी एज इट इज़ था पॉजिटिव साइड। अब दो ही फेज़र थे फाई वाई और फाई वी, इन दोनों का रिजल्टेंट फाई टी हो गया हमारा। हमने कैलकुलेट किया, हमने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक, हमने परपेंडिकुलर डाला कहाँ से, बी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए, हमारा ओ ए वाला रिजल्टेंट है उस पर हमने परपेंडिकुलर डाला। और चूँकि दोनों फेज़र्स आपस में मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसने फाई टी फेज़र को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ फाई टी बाई 2। आफ्टर दैट मैंने राइट ट्रायंगल पिक किया बी ओ डी। इसमें एंगल बी ओ डी जो हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल कितना हमारा 60, वो बाइसेक्ट कर रहा होगा तो ये 30, दूसरा एंगल भी 30। तो यहाँ से मैंने cos 30 लगा दिया। cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हो गया हमारा ओ डी और हाइपोटेन्यूज होगी ओ बी। अब पुट कर लिया, वो है हमारा फाई टी बाई 2 और 0.866 फाई एम। यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया फाई टी जो कि निकल के आया 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, और इस समय रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट केस 2। अब केस 2 पे मैंने एंगल लिया 60 डिग्री। तो फाई आर की वैल्यू क्या आई हमारी, फाई एम टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 60, जो कि है पॉजिटिव 0.866 फाई एम। सिमिलरली फाई वी के लिए फाइंड किया तो माइनस 60 आया, तो माइनस 0.866 फाई एम। और इस केस में फाई बी जो है वो 0 हो गया, क्योंकि साइन 180 डिग्री 0 होता है। अब इससे रिलेटेड हमने फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया। फेज़र डायग्राम ड्रॉ करना ही थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगेन आप वही फेज़र डायग्राम, कौन सा फेज़र डायग्राम कंसिडर करेंगे, मैं बैक जा रहा हूँ, प्लीज़ आप समझिएगा कौन सा फेज़र डायग्राम आप कंसिडर करेंगे, ये वाला फेज़र डायग्राम। ये आपको बना ना फाई आर, फाई वाई, फाई बी, सेम फेज़र डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे कर देंगे, देखिए। अब यहाँ पर फाई बी का फेज़र 0 हो गया, तो हमने इस पिक्चर से फाई बी का फेज़र हटा दिया। अब हमारे पास दो ही फेज़र बचे, फाई आर, फाई वाई, जिसमें फाई आर तो पॉजिटिव साइड है, उसको एज इट इज़ रखा। फाई वाई फेज़र का डायरेक्शन हमने रिवर्स कर लिया, क्योंकि वो निगेटिव आया फाई वाई का, तो निगेटिव कर लिया। अब इससे रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, और सेम प्रोसेस अप्लाई की जो केस फर्स्ट में हमने अप्लाई की थी। हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद राइट ट्रायंगल लिया, उसमें cos ऑफ 30 पुट किया। देन हमको अगेन कैलकुलेट किया हमने फाई टी, और फाई टी इस केस में निकल के आया 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, ठीक। नाउ कम टू द केस थर्ड।
जब हमने थीटा को 120 डिग्री ले लिया। तो अगेन अब 120 डिग्री है तो फाई आर की वैल्यू लिख ली 0.866 फाई एम। फाई एम क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स, जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में नहीं पता। सिमिलरली फाई वाई 0 हो गया इस केस में। फाई बी की वैल्यू जो है वो है हमारी -0.866 फाई एम। अब इससे रिलेटेड भी हमने फेज़र डायग्राम ड्रॉ किया, फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब वो इससे रिलेटेड फेज़र डायग्राम हमको क्या बता रहा है कि फाई वाई इस केस में 0 है और फाई आर अपनी इनिशियल पोजीशन पे है तो हमने उसको ऐसे ही रखा, लेकिन फाई बी का जो फेज़र है उसको रिवर्स कर लिया। क्यों? क्योंकि वो निगेटिव था। अब इसमें भी परपेंडिकुलर डाला हमने, इसमें भी एक राइट ट्रायंगल बना और इसमें भी टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया। तो टोटल फ्लक्स निकल के आया 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम। तो अगर मैं देखूं हियर वी सी दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ फाई टी इज़ ऑलवेज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ फाई टी इज चेंजेस क्लॉकवाइज थ्रू 60 डिग्री। ये तो 60 डिग्री मैंने लिया, आप चाहे 30 ले लें चाहे 40 ले लें। तो हर एक इंस्टेंट पे फाई टी जो है एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज चेंज कर रहा है। तो अब फर्दर हम कह सकते हैं कि दिस शुड बी सेम फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री टू थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जिसे हम बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इन शॉर्ट अगर हम बात करें हमने समझा क्या, तो क्या हमने समझा इससे कि पहला पॉइंट जो है वो है समझा कि जो 3 फेज करंट ऑफ बैलेंस सप्लाई सिस्टम प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन एयर गैप ऑफ द मोटर। दूसरा, द रिजल्टेंट फ्लक्स इज रोटेटिंग इन नेचर, द रिजल्टेंट ऑलवेज कीप्स ऑन रोटेटिंग विथ अ सर्टेन स्पीड इन स्पेस। तो ये कंक्लूज़न निकल के आता है हमारा जब हम स्टडी करते हैं RMF कि आपको बैलेंस 3 फेज फ्लक्स मिलता है जो कि कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, जो कि रोटेटिंग इन नेचर है और ऑलवेज रोटेटिंग है विथ ए सर्टेन स्पीड। 3 फेज इंडक्शन मोटर को असिंक्रोनस मोटर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती हैं। सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर रन नहीं करती। दैट्स वाई समटाइम इज कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर। कहीं कहीं लिखा रहता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ अगेन हम चीज़ें रिवाइज करते हैं। तो हम पहले ही पॉइंट पे आते हैं। हमने 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में बताया कि मैं यूनिट 3 आज स्टार्ट कर रहा हूँ। मोस्ट पॉपुलर मोटर है, इंडस्ट्रियल ड्राइव में मोस्टली यूज़ होती है, घरों में भी आपकी बहुत यूज़ होती है। आपने देखा क्योंकि ये सस्ती है, मजबूत है, इफ़िशियंट है और भरोसेमंद यानी रिलायबल है। वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड्स ऑन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमने डिटेल में स्टडी किया कि एक फ्लक्स है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है बट उसकी एक्सिस जो है वो रोटेटिंग है इन अ प्लेन इन एयर गैप इन अ सर्टेन स्पीड। तो वो जो आपको मोटर है मतलब स्टेटर होगा, रोटर होगा, आप स्टेटर पे सप्लाई दे रहे होंगे, 3 फेज करंट दे रहे होंगे। जैसे ही 3 फेज करंट मिलेगा तो 3 फेज फ्लक्स मिलेगा आपको। तो वो फ्लक्स फाई आर, फाई वाई, फाई बी हो गया। आपने उससे रिलेटेड तीन कॉइल ली और उससे रिलेटेड आपको फ्लक्स मिला। देन उस फ्लक्स से आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल ली, जिसे इक्वेशन 1, 2, 3 दिया। फेज़र डायग्राम ड्रॉ कर लिया आपने इससे रिलेटेड। फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बस हमने एक ये सिंपल सा स्ट्रक्चर समझा, हैंड रिटन है कि स्टेटर है, रोटर है, इस तरीके से हम वाइंडिंग करते हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट कराते हैं। देन हमने इसकी वेव फॉर्म देख ली। वेव फॉर्म से हमने फेज सीक्वेंस समझ लिया कि RYV हमने फेज सीक्वेंस दिया है। तब हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट किया। रिजल्टेंट क्या होता है कि तीनों को आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि फेजर्स अब आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते, दीज आर द फेजर्स। तो आप फेज़र क्वांटिटी कैसे ऐड करते हैं, हम फेज़र डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमने ओमेगा टी को रिप्लेस किया थीटा से, जो कि रेंज करेगा 0 से 360। अब इसमें हमने केसेस स्टडी है, केस 1 लिया जब हमने थीटा 0 लिया। इस केस में हमने तीनों फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की। उस वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने फेज़र डायग्राम ड्रॉ किया।
फेज़र डायग्राम में अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन स्टार्ट की, मैथमेटिकल या ज्योमेट्रिकल जो भी बोलते हो, फेज़र कैलकुलेशन स्टार्ट की। यहाँ से टोटल फ्लक्स की वैल्यू फाइंड की जो कि आई 1.5 टाइम्स ऑफ फाई एम, और फेज़र का डायरेक्शन अपवर्ड, टोटल फेज़र का डायरेक्शन। फिर केस 2, जब हमने थीटा को 60 डिग्री कर लिया तो देखा हमने जो फाई टी है उसने अपने आप को 60 डिग्री शिफ्ट कर लिया है। सिमिलरली जब हमने केस 3 120 डिग्री लिया तो अगेन उसने अपने आप को 60 डिग्री अगेन शिफ्ट कर लिया है। तो कंक्लूज़न क्या लिखला कि जो आपका 3 फेज़ करंट है, बैलेंस्ड सप्लाई सिस्टम प्रोड्यूसेस अ रिजल्टेंट फ्लक्स कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इन द एयर गैप ऑफ द मोटर। तो आपकी उस मोटर में जो 3 फेज़ करंट है वो 3 फेज़ फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो क्या है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या हो सकता है कि वो रोटेटिंग इन नेचर है। आफ्टर दैट हमने क्या किया कि वो जो आपका रोटेटिंग है वो रोटेट कर रहा है इन अ स्पेस विथ अ सर्टेन स्पीड। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन मोटर। थैंक यू।